हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने सीरीज एमसीक्यू की स्टार्ट की है टेलीकम्युनिकेशन को लेके, आपका एग्ज़ाम जो है वो 8 दिसंबर से होने वाला है। तो आज 6 दिसंबर है, तो एक दिन आपको बचा है कल का, और 8 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज ले आएँ। जैसे पिछली वीडियो दो हैं जो मैंने आपके लिए लाई थी, ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन में से ही आप आंसर निकाल सकते हो। वो जो ट्रिक अप्लाई होगी, याद रख लेना एक बात मैं जो आपको बोल रहा हूँ, वो ट्रिक आपकी सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगी टेलीकम्युनिकेशन में। टेलीकम्युनिकेशन में वो ट्रिक जो है अप्लाई आपकी होने वाली है। अब स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो ट्रिक्स बनाई हैं इसका कोई सेंस नहीं है। देखो, मैंने आपको बोला है, अगर आपको कोई क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है, मैंने देखो ना, मैं क्वेश्चन उन्हीं के लिए बना रहा हूँ वीडियोस जिनको कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको उस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर 40 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप तब भी जो है उस एग्ज़ाम से जो है वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। 40 में से अगर सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन छोड़ के आप चले जाओगे, तो इट मीन्स दैट आप आउट ऑफ द रेस से बाहर हो जाओगे, लिस्ट में नहीं आ पाओगे। तो उससे बेहतर है कि ऐसा कुछ ट्रिक ले आऊँ जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगी। अब कुछ स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। देखो, जिनको समझ आ रही है ना, उनको पता होगा हालात कैसी कंडीशंस होती हैं एग्जाम के अंदर, सिचुएशंस कैसी होती हैं, कैसे हैंडल करना पड़ता है एग्जाम के प्रेशर को, उस तरह की मैं वीडियो ले आया हूँ। लेकिन आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से मिनिमम आपको 8 से 9 क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से अगर आप समझ जाएंगे ना, याद रख लेना, आपको एग्जाम में जब बैठोगे ना, मेरी बात वहाँ पे याद आएगी, ज़रूर याद आएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन होंगे, अगर ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे ना, ये नहीं कि यही कॉपी पेस्ट आएंगे, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के समझ के चले जाएं, आप एग्जाम इलेक्ट्रिसिटी जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल कुछ आपको इतनी प्रेशर नहीं होगा यार इसका आंसर ये आएगा, आपको हर एक चीज़ पता होगी, मालूमात होगी आपकी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ले आऊँगा। स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे, सर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कुछ ट्रिक ले आए। देखो, मैथ और रीजनिंग का ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं है, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑप्शन के अंदर वो ए है ऑप्शन या सी है, इन दोनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होने वाला है। तो इस तरह के मैं ट्रिक आपके लिए ले आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर ये कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, तो आप याद रख लेना, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से ऐसी चीज जिससे लाइट क्या हो जाती है सर, पास हो जाती है। इट मीन्स लाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, करंट बोल रहा हूँ। क्या होता है सर, करंट जो है वो पास हो जाता है। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जिसके जरिए पास हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं सर, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसके जरिए लाइट पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ वो पास कैसे होती है। मैं बोलता हूँ मेरे पास एक आयरन रॉड है। क्या है, मेरे पास एक आयरन रॉड है। अब आयरन रॉड के जरिए करंट पास कैसे होगा, ये सबको ही पता है कि करंट जो होता है वो किसके जरिए पास होता है सर, आयरन के जरिए करंट पास होगा। इसलिए ऑप्शन आपका बी आने वाला है। लेकिन कंडक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसके जरिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर, पास होता है। अब पास कैसे होता है याद रख लेना, कंडक्टर में क्या होता है कि इसके बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ याद रख लेना, आपको क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह का भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। मैंने क्या कहा सर, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में ये होता है कि इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। एक चीज़ याद रख लेना, कंडक्टर के अंदर जब भी करंट किसी के जरिए चीज़ पास होता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। एक बात आपको समझ आएगी। दूसरी बात एक याद रख लेना, कंडक्टर के अंदर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बोला था एक रॉड है। क्या है, एक रॉड है। रॉड में सर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। उसमें पास क्यों होता है, क्योंकि सर उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो मूव होते हैं, फ्रीली मूव होते रहते हैं। अब जैसे ही मेरे पास आयरन है, मैंने किए किसका पीस है, आयरन का। जैसे ही आयरन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप इसको धूप में रखेंगे, तो जैसे इसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ता जाएगा, राइज होता जाएगा, यानी और ज़्यादा आयरन हॉट होता जाएगा। हॉट कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेम्परेचर इसका हो, क्या होगा, हाई होगा। जब टेम्परेचर आपका हाई होगा, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो मूव करेंगे बहुत फास्ट। याद रख लेना, बहुत फास्ट मूव करेंगे।
बहुत फास्ट मूव करेंगे उस वक्त इलेक्ट्रॉन। जब इनका टेम्परेचर क्या होगा सर, डाउन हो जाएगा, यानी इसका जब टेम्परेचर लो हो जाएगा उस वक्त इनकी जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो बहुत कम होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी इनकी बढ़ेगी, यानी फास्ट मूव करेंगी। टेम्परेचर लो होगा तो इनकी जो स्पीड होगी, जो मूवमेंट होगी, वो भी इनकी क्या होगी, स्लो होगी। एक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन से आने से पहले मैंने आपको बोला कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। क्या होता है सर, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है सर, जिसमें लाइट पास नहीं होती, आई मीन जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में बात बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है सर, जिसमें करंट पास नहीं होता। सर इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट जो होता है वो पास नहीं होता। वो क्यों नहीं होता सर, किस में नहीं होता? देखो, आपके पास है सर एक लकड़ी, क्या है, लकड़ी है, वुड है, वो ड्राई वुड है आपके पास। अब कभी कभी किसी को करंट लग जाता है, शॉक लग जाता है, तो आप ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं सर, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए करंट जो है वो पास नहीं हो सकता। तो कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसमें करंट पास नहीं हो पाता। पेपर है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पेपर में करंट पास होता है सर, नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कि गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें करंट पास हो जाता है। तो अगर यहाँ पे बैड कंडक्टर दिया जाए जिसमें करंट पास नहीं होता, तो वही बात आगे समझ, ठीक है। अगर कंडक्टर नहीं दिया होगा यहाँ पे बैड कंडक्टर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, फैराडे, एम्पियर या ओहम्स। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, एम्पियर। तो एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिकल करंट का है सर वो है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, ये चीज़ याद रख लेना। अब एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। अब एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का क्या था, एम्पियर। अब वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, याद रख लेना, वोल्ट जो है एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट रहने वाला है आपका वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडे है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ दें कि एसआई यूनिट ऑफ फैराडे यानी एक यूनिट ऑफ चार्ज, तो फैराडे क्या होता है, एक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। लेकिन अगर ये आपको पूछ दें फैराड, FARAD, सर ये किसका यूनिट है, सर ये एसआई यूनिट होता है किसका, कैपेसिटेंस का। फैराड एसआई यूनिट होता है किसका सर, कैपेसिटेंस का। अब यहाँ पे बात की गई है ओहम की, कि सर ओहम किसका एसआई यूनिट है। ओहम जो होता है याद रख लेना, ये एसआई यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, किसका, रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास वो होता है ओहम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात की गई है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग डैश। इलेक्ट्रिक करंट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वाल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ याद रख लेना। तो इसमें सर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, एमीटर का, किसका, एमीटर। याद रख लेना, एमीटर आपका सही ऑप्शन रहने वाला है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं किसका इस्तेमाल करके, वोल्टमीटर का। अब यहाँ पे बात आती है सर ऑप्शन में है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, याद रख लेना, गैल्वेनोमीटर आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो आपका फ्लो हो रहा है सर्किट में, मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रिक करंट आपका सर्किट में फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए आपके गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है। सर गैल्वेनोमीटर का यूज़ कहाँ होता है, सर गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है जो भी करंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टमीटर। सर वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है सर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखना, वोल्टमीटर मैंने क्या बोला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, याद रख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है सर वोल्टमीटर। वो किस में होता है सर, वोल्टमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर क्या होता है हमारे पास, ये याद रख लेना, ये एक ऐसी डिवाइस होती है हमारे पास, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी याद रखना वोल्टेज को
मेजर करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो होता है सर पोटेंशियोमीटर। किसको सर? वोल्टेज को। वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हम वोल्टेज को क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सर इलेक्ट्रिक पावर। बात यहाँ पे आ जाती है पावर की। इलेक्ट्रिक पावर इसका जो यूनिट होता है वो किसके हम एक्सप्रेस करते हैं? वाट सेकंड में, एम्पेयर ओवर में, वोल्ट सेकंड में, या किलोवाट ओवर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर आने वाला है किलोवाट ओवर। सर जो पावर का होता है हमारे पास, याद रख लेना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलोवाट ओवर में। अब बात यहाँ पे आती है सर वोल्ट सेकंड। सर वाट सेकंड ये किसका यूनिट होता है? याद रख लेना, वाट सेकंड जो होता है ये यूनिट रहने वाला है एनर्जी का। सर किसका रहने वाला है? एनर्जी का। एनर्जी का सर यूनिट क्या होता है? वाट। ओके, वाट सेकंड इसका ऐसा यूनिट रहने वाला, इसका यूनिट रहने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? एम्पेयर आवर। एम्पेयर आवर जो होता है हमारे पास ये किसका यूनिट है? याद रख लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट रहने वाला है सर वो किसका रहने वाला है? हमारे पास एम्पेयर आवर। एम्पेयर आवर ये किसका यूनिट है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज का। नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है सर वोल्ट सेकंड। वोल्ट सेकंड जो होता है ये किसका यूनिट रहता है सर? मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रख लेना, अगर एग्जाम में आपको आ जाए कि वोल्ट सेकंड जो होता है ये किसका यूनिट है, तो आपको बोलना है सर मैग्नेटिक फ्लक्स। या आपको ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसका होता है? वो होता है सर वोल्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास materials which do not allow electricity to pass through are known as। ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मैंने अभी पहले बताया था आपको, शुरू में से ही बताया था, तो वो कौन सा होता है सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती? वो होता है हमारे पास इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टंगस्टन। आपने ये कई बार सुना भी होगा सर टंगस्टन किस में यूज़ होता है, तो टंगस्टन आपका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो होता है ना टंगस्टन वाला, मैंने देखा है एसएससी एग्ज़ाम में, जेके एसएसबी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जो हैं 2018 से पहले जेके एसएसबी एग्ज़ाम के अंदर टंगस्टन का क्वेश्चन पूछा है। सीयूईटी में ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो टंगस्टन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं सर? याद रख लेना, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है? तो इसका सही जो आंसर आने वाला है हमारे पास वो है स्केलर क्वांटिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। हमने क्यों कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है? ये याद रखना, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस जिसका साइज होता है, याद रख लेना, जिसका सिर्फ साइज होता है, जिसका सिर्फ जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं हम क्या? स्केलर क्वांटिटी। अब सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है सर जिसका मैग्नीट्यूड भी होती है और जिसका क्या होता है हमारे पास? डायरेक्शन भी होती है। याद रख लेना, मोस्ट मैग्नीट्यूड मींस साइज और डायरेक्शन, जिस दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझ जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ साइज के बारे में बात की गई है, वो होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कॉपर। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस बिकॉज। ये कॉपर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है हमारे पास, उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई रहने वाली है, लो रहने वाली है, या इसकी रेजिस्टिविटी नहीं होती। याद रख लेना, मेरी एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर याद रख लेना, वो मटेरियल्स क्या मैंने बोला, वो मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए, वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है उसकी हमेशा जो होती है रेजिस्टिविटी लो होती है। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट। एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट आसानी से पास हो जाता है तो इट मीन्स दैट उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा लो रहती है, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, क्या बोला मैंने? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं होता, वो रेजिस्टिविटी क्या रखते हैं? हाई रखते हैं। तो अब कॉपर, क्या कॉपर में लाइट जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है क्या पास हो जाता है? हाँ जी सर, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इट मीन्स दैट ये रेजिस्टिविटी क्या रखेगा? कम। ओके, वो मटेरियल्स जिनकी
करंट जो होता है पास हो जाता है, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जिनमें पास नहीं होता उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही रहने वाला है। वोल्ट के बारे में आपको बताया था, एम्पियर भी बता चुका हूँ, फैराडे ये भी बताया है, तो मैंने बोला था FARAD, ये किसका एसआई यूनिट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का कौन सा सोर्स है हमारे पास, शाबाश, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सोलर सेल, अल्टरनेटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। याद रख लेना, अब सोलर सेल है ना, अब सोलर सेल का दूसरा नाम क्या है, सोलर सेल को किस नाम से पुकारा जाता है, फोटोवोल्टिक के अंदर, याद रखना PV, फोटोवोल्टिक के अंदर इसको का नाम दिया जाता है। ये क्या होता है सर, सोलर क्या होता है, अगर आपको पूछे सोलर सेल क्या होता है, तो याद रख लेना सोलर सेल एक नॉन मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सोलर सेल की जगह आपको ये पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं सर, फोटो में आपको लिख देता हूँ PHOTO, फोटो, VOLTAIC, फोटोवोल्टिक। फोटोवोल्टिक जो होता है हमारे पास क्या होता है सर, ये एक नॉन मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, यह क्या कह रहा है, ये विच लॉ स्टेट है, कौन सा लॉ कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, की ये हमारे पास मैंने बोला था कंडक्टर होता है, क्या होता है सर, एक कंडक्टर होता है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या ये ओहम लॉ कह रहा है, क्या ये किरचॉफ्स लॉ बोल रहा है, क्या ये फैराडेज लॉ कह रहा है, या कॉलम्स लॉ कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा था, एक याद रख लेना, इसमें जो भी करंट होगा, जो फ्लो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये जो आप निशान देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका निशान होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ये होता है हमारे पास करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको अगर हम करेंगे, ये था मेरे पास, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान को जब हटाएंगे तो आएगा मेरे पास V। जब भी इस सिंबल को हम हटाते हैं, इसकी जगह इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। I था साथ में लिखा I, कांस्टेंट लेंगे सर R का मतलब रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू IR आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, यहाँ से आप इस डेफिनेशन बना सकते हो, उसके नीचे कुछ नहीं है सर, ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, V/I इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, V/I के बराबर। अब यहाँ बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ आपने पढ़ा भी होगा, तो कॉलम्स लॉ क्या कहता है सर, कॉलम्स लॉ ये कहता है कि दो चार्ज, कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उनके बीच में चार्ज है, एक है Q1, एक है हमारे पास Q2, ये आपने पढ़ा होगा। इनके बीच में क्या लगती है सर, फोर्स लगती है, क्या लगती है, फोर्स लगती है, अट्रैक्शन होते हैं। कौन सी फोर्स लगती है इसमें, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में। तो इसमें ये क्या कहता है, कॉलम्स लॉ क्या डिस्क्राइब करता है हमारे पास, कॉलम्स लॉ ये डिस्क्राइब करता है कि जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है अट्रैक्शन की या फिर रिपल्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो कैसे था देखना, चार्ज Q1, ये आ गया सर Q2, ये तक क्लियर है। आप इसके डिस्टेंस किसके जरिए सेपरेट हो रहे हैं सर, एक डिस्टेंस है इनके बीच में, वो लिखा मैंने R। तो क्या लिखा मैंने, कॉलम्स लॉ, फोर्स होती है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इन दोनों चार्ज का क्या रहना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, यानी इसका क्या आएगा सर, Q1 Q2। अब यहाँ पे बात की गई है इनवर्सली, किसके इनवर्सली है, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। सर डिस्टेंस क्या मेरा R, तो स्केयर का क्या आएगा R स्केयर, तो इनवर्स का मतलब नीचे लिखना पड़ता है, तो आएगा हमारे पास R स्केयर। ओके, तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू हमारे पास सर ऐसे कहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है सर हमारे पास कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे पास रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, इनमें से कौन सी है सर, वो रहने वाली है हमारे पास कौन सी, मोटर। मोटर क्या करती है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, जनरेटर की। तो यहाँ पे जनरेटर का ऑप्शन भी है, तो जनरेटर क्या करता है सर, जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी को, याद रख लेना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट करता है वो है हमारे पास जनरेटर।
जनरेटर क्या काम करता है सर? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ओके, यही बात आती है अब ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या करता है सर? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट करता है अलग अलग वोल्टेजेस और करंट लेवल के ऊपर, यानी डिफरेंट वोल्टेजेस और करंट लेवल्स को लेके ये क्या करता है सर? ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है, याद रख लेना। इट मीन्स दैट ये कभी भी एसी को यानी अल्टरनेटिव करंट को कभी डायरेक्ट करंट के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सर्किट, इनमें से ऐसी कौन सी सर्किट है जिसका हैज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, जिसका वन पाथ है करंट को फ्लो करने के लिए, इसका एक ही पाथ है, वो कौन सा आता है? पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट या कॉम्बिनेशन या ओपन सर्किट। उसका सही आंसर रहना है ऑप्शन नंबर बी, यानी सीरीज सर्किट का सही आंसर रहने वाला है। अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है सर? याद रखना, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इसमें टू या फिर दो से ज्यादा, टू और मोर पाथ्स फॉर करंट टू फ्लो। याद रखना, सीरीज में एक होता है, सीरीज सर्किट में कितने होते हैं पाथ? एक होता है। और पैरेलल सर्किट में कितने होते हैं सर? दो होते हैं या फिर दो से ज्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ्टी डिवाइस, ऐसी कौन सी सेफ्टी डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ताकि डैमेज होने से बच सके। ठीक है, कोई चीज़ डैमेज हो रही है, ज़्यादा एक्सेसिव करंट होने की वजह से, एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा करंट होने की वजह से हम ज़्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? आपने अपने घरों में देखा भी होगा। तो आंसर रहने वाला है हमारे पास फ्यूज़। और क्या रहने वाला है? फ्यूज़ इसका सही आंसर रहने वाला है। अब यहाँ पे आता है डायोड। सर डायोड क्या होता है? डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, याद रखना। डायोड क्या होता है सर? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो अलो करती है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, याद रख लेना। डायोड क्या करता है सर? एक कौन सी डिवाइस होती है? सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो करंट को अलो करती है कि आप एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे। क्या करोगे? फ्लो करोगे एक ही डायरेक्शन में, एनोड से कैथोड में, याद रख लेना। एनोड से कैथोड में जब करंट फ्लो होगा तो कितनी डायरेक्शन में फ्लो होगा सर? एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। याद रखना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। यानी यहाँ पे बात किया स्टेप अप और स्टेप डाउन में किस वोल्टेज का हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। सर ट्रांसफार्मर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का या रेजिस्टेंस का। तो आपने पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो ट्रांसफार्मर रहने वाला है। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो पीछे ही मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया था। जैसे भी किसी भी सेमीकंडक्टर का क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा? रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी सर? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है? ए, डिक्रीज होगी। मैंने बोला था ना, कंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी सर? लो होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डियर स्टूडेंट सेम क्वेश्चन आ गया है। एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, बताओ क्या? वोल्ट मीटर आने वाला है, गैल्वेनोमीटर, वाट मीटर या रियोस्टेट? क्या आने वाला है हमारे पास? गैल्वेनोमीटर। सही आंसर इसका गैल्वेनोमीटर आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या जो मैग्नीट्यूड मैंने बोला था ना, साइज जो होता है और डायरेक्शन जो होती है करंट की, वो कांस्टेंट ही रहते हैं जब डायरेक्ट करंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात की गई है, सेम ही रहता है, कांस्टेंट ही रहेगा। या फिर उसकी डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नीट्यूड चेंज होती जाएगी, या फिर उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ चेंज होगा, या फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसका सही ऑप्शन ये आने वाला है, इसका क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लीस्ट रेजिस्ट। सबसे ऐसा कौन सा इनमें से मटेरियल है जिसमें सबसे रेजिस्टिविटी कम आने वाली है? तो सही इसका आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी, कॉपर। पीछे मैंने आपको कराया है। निक्रोम वायर इज इन अलो ऑफ। जो होता है हमारे पास, इसको आप याद रख लेना। आप इसको निक्रोम भी पढ़ सकते हैं और साथ में आप नाइक्रोम भी पढ़ सकते हैं। ओके, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं। निक्रोम भी पढ़ सकते हैं और नाइक्रोम भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपको बेटर यूज होता है। तो नाइक्रोम या निक्रोम, ये वायर एक अलो होती है किसकी? लेड एंड जिंक की, क्रोमियम की, वेनेडियम की, निकल क्रोमियम की। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर एंड सिल्वर। इसका सही आंसर क्या आने वाला है? निकल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट है हमारे पास, बल्ब्स इन स्ट्रीट लाइटिंग आर ऑल कनेक्टिंग। जो भी बल्ब स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर कनेक्ट हुए होते हैं, क्या वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज में होते हैं, या दोनों में होते हैं, या एंड टू एंड होते हैं? तो उसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, टू रेजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन। दो रेजिस्टर कब कनेक्टेड होते हैं सीरीज में? जब क्या होता है
क्या जब करंट पासिस होता है टर्न थ्रू बोथ, या बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, टोटल करंट इक्वल टू द सम ऑफ ब्रांच करंट्स, या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, स्पार्किंग अकर व्हेन लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई। देखो क्या होता है, स्पार्किंग कब होती है हमारे पास, जब एक लोड क्या हो जाता है हमारे पास स्विच हो जाता है। क्यों, जो सर्किट क्या होती है उसकी क्या हाई रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस ज्यादा उसका होता है, कैपेसिटेंस या इम्पीडेंस। तो इसका सही आंसर रहने वाला है सर इसका जब इंडक्टेंस ज्यादा होगा तब जाके हमारे पास क्या होगा, स्पार्किंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस क्या करती है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट, ल्यूमिनस इफेक्ट, या थर्मल, या इसमें सब ऑप्शन रहने वाले हैं। तो उसका सही ऑप्शन क्या रहने वाला है सर, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है किसी भी सर्किट के अंदर तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है, इसमें ल्यूमिनस भी आता है, थर्मल भी आता है, तो सबके सब ऑप्शन इसके सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैव द फंक्शन ऑफ, ये कौन सा फंक्शन रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, आप देख रहे हैं पढ़ लें खुद, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका क्या सही आंसर रहने वाला है हमारे पास सर, ये प्रिवेंट करता है किसको, याद रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, वो से सुनना, इंसुलेटर मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का फंक्शन है प्रिवेंट अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर्स। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेस, दिस इज ड्यू टू, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है मेटालिक कंडक्टर में तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। सर ये टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्या इसमें कंडक्टेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन और आटमों के होते हैं उनके बीच में क्या कोलिजन होती है, पहला ऑप्शन बताया भी था मैंने आपको, याद रख लेना। क्या उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेरेंट आटम से रिलीज होते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मेटल आटम्स के बीच में कोलिजन होती है, या फिर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो उसका सही ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, वेदर सर्किट में भी एसी या डीसी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव द रिड्यूसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट कौन सा रहने वाला है, वो ऑप्शन नंबर डी से ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, द मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन इज, एक आयन के अंदर मिनिमम चार्ज कितने होते हैं हमारे पास, क्या एटॉमिक नंबर जो होते हैं आटम के उसके इक्वल होते हैं, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आटम के इक्वल होते हैं, या इनका चार्ज बिल्कुल जीरो। तो उसका सही ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अ फील्ड ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू आयंस, टू एटम्स, या टू मेटल पार्टिकल्स। तो उसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के दिन का, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स रीजनिंग का कौन सा ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके जरिए आप क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड के अंदर कर सकते हैं। एन ओपन रेजिस्टेंस व्हेन चेक्ड विद एन ओहम मीटर रीड्स क्या करती है हमारे पास, जीरो, इन्फिनाइट, हाई बट विद इन टॉलरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाऊंगा, इसी के लिए 50 और क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से लाऊंगा, ताकि आपके 100 MCQ होंगे, 100 में से 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी ले आऊँगा, और जो नेक्स्ट आज की दिन की वीडियो जो आ रहेगी वो आपकी आएगी किसके ऊपर आएगी, आपकी वीडियो ट्रिक्स के ऊपर।